लास्ट टाइम सैटरडे को शाम को 4 बजे आपका एक पेपर हुआ था। उस पेपर में कुछ स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम आई थी कुछ क्वेश्चन से। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस में, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो कुछ डाउट्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं। तो पहले तो आप सोचिएगा एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं। तो आपको पता होगा कि एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 4। अब आपको पता है कि वॉइड क्या होते हैं। द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज वॉइड एंड वॉइड हैज टू टाइप्स, एक ऑक्टाहेड्रल और एक क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितने पार्टिकल प्रेजेंट हो, और टेट्राहेड्रल वॉइड उतने होते हैं जितने क्या होते हैं पार्टिकल का डबल। अब पार्टिकल कितने हैं 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 4 तो नहीं 8 होंगे। आपसे केमिस्ट्री में ये पूछा था नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स और वॉइड्स पर स्फीयर इन द एफसीसी स्ट्रक्चर, कि एफसीसी स्ट्रक्चर में पर स्फीयर का मतलब होता है एक एटम के ऊपर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। आप खुद सोचिएगा कि 4 स्फीयर्स पे अगर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो एक स्फीयर पे कितना होगा 1, तो पर स्फीयर पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो राइट आंसर आई थिंक क्या रहा था उसका डी रहा था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज 400 पिकोमीटर। हमारे पास क्या है क्यूब है और उस क्यूब की हमें किसकी वैल्यू दे रखी है एज लेंथ की वैल्यू दे रखी है। क्यूब की एज लेंथ की वैल्यू कितनी रखी है 400 पिकोमीटर दे रखी है। आपको ये बताना है इसका बॉडी डायगोनल की वैल्यू आपको बतानी है कि बॉडी डायगोनल क्या होता है। अब क्यूब के अंदर दो तरह के डायगोनल होते हैं, एक को बोलते हैं फेस डायगोनल और एक को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होते हैं कि जो ये 6 फेसेस हैं इनके आमने सामने वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को, लाइन को क्या बोलते हैं हम बेटा यहाँ पर फेस डायगोनल बोलते हैं। और एक क्यूब की बॉडी के आमने सामने वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली को क्या बोलते हैं बॉडी डायगोनल बोलते हैं। हमें किसकी वैल्यू बतानी है बॉडी डायगोनल की वैल्यू बतानी है। वैसे तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है बॉडी डायगोनल की वैल्यू, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ये क्या उठा लेता हूं बेटा, ये एक फेस उठा लेता हूं। क्यूब के अंदर हर एंगल कितने डिग्री का होता है 90। 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी डायगोनल कहलाएगी। अब डायगोनल में ये ए, ये बी और ये सी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है एसी का स्क्वायर मतलब फेस डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। अब ए बी क्या है क्यूब की साइड, और क्यूब की साइड क्या बोलते हैं ए, दैट इज ए का स्क्वायर। फिर ये क्या होगा बेटा जो भी बेस या परपेंडिकुलर, तो बीसी का स्क्वायर, बीसी फिर क्या है साइड है तो ये भी क्या होगी ए, तो ए स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास एसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से। अब एक काम करते हैं, अगर इसको इसको और इसको ले लें तो ये जो एंगल आप चेक करेंगे ना ये फिर कितने का होगा 90 का। 90 के सामने जो पॉइंट जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है डायगोनल। अब ये बॉडी डायगोनल है तो बॉडी डायगोनल मैंने क्या मान लिया CD, तो हम क्या बोलेंगे CD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AC का स्क्वायर और क्या कहलाएगा AD का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर प्लस क्या कहलाएगा AD का स्क्वायर। आई थिंक AC के स्क्वायर की आपने अभी 2 मिनट पहले वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है 2a स्क्वायर प्लस AD क्या है आई थिंक क्यूब की क्या एक साइड है, और क्यूब की साइड क्या बोलते हैं a, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो CD की वैल्यू यहां से कितनी आ गई √3a। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास CD की वैल्यू आ गई। CD इज द बॉडी डायगोनल। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बॉडी डायगोनल है CD और उसकी वैल्यू कितनी है √3a। और ये मैथ्स वाले स्टूडेंट जब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उनमें बॉडी डायगोनल यूज होता है और उसमें बॉडी डायगोनल की डायरेक्ट वैल्यू बताई जाती है √3a। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, और a क्या है बेटा आपकी एज लेंथ, और एज लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी कितनी रखी है 400 पिकोमीटर। भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपके पास क्वेश्चन आता है, शायद न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी तो एक डेंसिटी वाला क्वेश्चन है 7th। आई थिंक डेंसिटी वाले क्वेश्चन में कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको क्या निकालना है एटॉमिक यूनिट सेल इज। आपको ये बताना है कि देखो डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल में आप सभी को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ρ इक्वल टू z इनटू m अपॉन क्या होता है a क्यूब इनटू n नॉट या na। अब आपको यहाँ पर पता है कि रो की वैल्यू कितनी रखी है, रो मतलब डेंसिटी 2.7, जेड की वैल्यू आपको पता नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा मास, मोलिकुलर मास आपको दे रखा है 27 इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा अपॉन a क्यूब। अब a की वैल्यू कितनी है 405 पिकोमीटर,
मैंने आपको दिन पढ़ाया था पिकोमीटर में हो तो 10⁻⁻30 का करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर और क्या दे रखा है बेटा, एवोगाड्रो की वैल्यू सभी को पता है 6.022 × 10⁻23। सभी को सोल्व करके जेड की वैल्यू निकाल लो। अब जेड की वैल्यू अगर 1 आई तो सिंपल क्यूबिक, जेड की वैल्यू 2 आई तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और जेड की वैल्यू 4 आई तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर जेड की वैल्यू देखते हुए हम बता सकते हैं कि आपका किस तरह का, किस टाइप का यूनिट सेल है। ये न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। अगला आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो था क्वेश्चन नंबर 9, which set of characteristics of जिंक सल्फाइड क्रिस्टल इज करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको जिंक सल्फाइड के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले याद रखना जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 and 4। इसका मतलब जिंक के चारों तरफ कितने होते हैं बेटा, 4 किसके होते हैं, सल्फाइड के आयन, और सल्फाइड के तरफ किसके आयन होते हैं, 4 जिंक के आयन, तो कोऑर्डिनेशन 4 होता है। फ्लोरिकाइनिक फॉर्मेशन NaCl का होता है 6 and 6 और सीजियम क्लोराइड का होता है 8 and 8। ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। तो जिंक सल्फाइड का 4 and 4, NaCl का 6 and 6, सीजियम क्लोराइड का 8 and 8। दूसरी तरफ एक और सॉलिड होता है, इसको बोलते हैं CaF2, और एक होता है Na2O, इसको बोलते हैं फ्लोराइड और इसको बोलते हैं एंटीफ्लोराइड। इसमें कैल्शियम का तो कोऑर्डिनेशन होता है 8 और फ्लोरीन का होता है 4, और Na2O को एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें सोडियम का तो कितना होता है 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। मतलब ये है कि ये कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जिंक सल्फाइड का 4 and 4, NaCl का 6 and 6, सीजियम क्लोराइड का 8 and 8, CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड में कैल्शियम का तो 8 और फ्लोरीन का 4, सोडियम ऑक्साइड के अंदर Na का तो कितना 4 और ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है। सेकेंडली आप ये कहेंगे चलो कोऑर्डिनेशन में तो आपको पता चल गया 4 and 4। अब ये जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे ना तभी इस चीज सोल्व हो पाएगी कि आपका राइट आंसर इसका ए रहेगा। ये राइट आंसर ए कहां से आएगा, तो बेटा जिंक ऑक्युपाइज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। जिंक क्या ऑक्युपाई करता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल ऑक्युपाई करता है। अब ये सोचने वाली बात है, ये तो वैसे भी शायद हो जाना चाहिए क्योंकि जिंक सल्फाइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 4 होते हैं, और टेट्राहेड्रल कितने होंगे 8। अब 4 जिंक अगर 8 के 8 को ऑक्युपाई कर लेगा तो 8 जिंक के एटम हो जाएंगे, और जिंक के कितने एटम होते हैं जिंक सल्फाइड में 4 ही एटम होते हैं। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8/2 को ऑक्युपाई करना पड़ेगा। 8/2 को बोलते हैं अल्टरनेट। इसका मतलब केमिस्ट्री कहती है कि जिंक सल्फाइड में जो जिंक होता है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल को ऑक्युपाई करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या आपकी एक प्रदीप की बुक में एक पूरी टेबल दे रखी है जिसमें हर टाइप के ये सॉलिड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैटाइन कहां प्रेजेंट है, एनाइन कहां प्रेजेंट है। तो उसमें देखोगे तो जिंक सल्फाइड में आपको मिलेगा कि जिंक क्या ऑक्युपाई करता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल को ऑक्युपाई करता है। स्टूडेंट्स एक आपका था क्वेश्चन नंबर 12, the number of unit cells in 4 gram of X atomic number is 40 which crystal in a BCC pattern। और जो क्रिस्टल है वो BCC पैटर्न के अंदर है। मतलब आपको ये दे रखा है कि आपका X नाम का एक सॉलिड है, और X नाम का जो सॉलिड है उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास 40 ग्राम पर मोल क्या दे रखा है, उसका एटॉमिक मास दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको ये कह रखा है कि क्रिस्टल का यूनिट सेल कैसे बना रहा है, BCC यूनिट सेल बना रहा है। तो आप ये बताओ 4 ग्राम ऑफ X में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, 4 ग्राम ऑफ X में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, आपको ये बताना है। सबसे पहले आप ये निकालो कि 4 ग्राम में एटम कितने होते हैं। तो आपको पता होगा मोल कॉन्सेप्ट तो याद होगा। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ले ले तो वहां कितना मोल होता है 1, और 1 मोल में कितने बेटा पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो के बराबर। एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23 एटम। ये एवोगैड्रो की वैल्यू होती है। अब देखिएगा किसी भी चीज को अगर उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ले लें तो यहाँ पर X का मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास कितना है 40। तो अगर मैं 40 ग्राम अगर X ले लूंगा तो वहां 1 मोल और कितने एटम प्रेजेंट होंगे। अगर मैं 1 ग्राम ले लेता हूं तो कितने एटम प्रेजेंट होंगे 40 डिवाइड में, और हमें दे कितना रखा है 4 ग्राम। 4 ग्राम ले लेंगे तो कितने प्रेजेंट होंगे, फोर्स क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, काटो नीचे कितना आ जाएगा 10, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6.022 × 10⁻22 एटम्स हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितने एटम आ गए 4 ग्राम में, इतने एटम आ गए। अब एक बात बताओ आप, BCC में टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 2 एटम। तो केमिस्ट्री कहती है कि 2 एटम्स X के मिलकर क्या बनाएंगे, एक यूनिट सेल बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो एक एटम मिलकर क्या बनाएगा 1/2 यूनिट सेल। हमारे पास एटम कितने हैं, इतने कितने बनाएंगे, इतने से क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा 3.011 × 10⁻22 यूनिट सेल्स। दिस इज द राइट आंसर।
क्योंकि आपको सबसे पहले एटम निकालने हैं, फिर आपको पता है कि बीसीसी यूनिट सेल है, तो बीसीसी में 2 एटम्स में 1 यूनिट सेल, तो एक एटम में 1/2 यूनिट सेल, और इतने एटम्स में कितने होंगे, इतने से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू कैन सोल्व दैट। आप इस चीज को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, इसके बाद एक प्रॉब्लम यहां ये हुई कि क्वेश्चन में बेटा एवोगैड्रो नंबर में पूछा था। किसमें पूछा था, एवोगैड्रो नंबर में, और हमने तो यहां पर डिजिट्स के अंदर निकाल दिया। तो एवोगैड्रो की वैल्यू आप पुट करो सीधी यहां, ठीक है, मतलब एवोगैड्रो की वैल्यू पुट मत करो, एवोगैड्रो की जगह पे Na लिख दो। तो यहां क्या हो जाएगा 4, काटेंगे कितना आएगा 10, मतलब यहां पर नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू कितनी आएगी, Na/10। नंबर ऑफ एटम्स यहां पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा Na/10। सोल्व करेंगे यहां पर बेटा कितना आएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 1/20 इनटू क्या हो जाएगा Na। अब राइट आंसर ढूंढ लो कि 1/20 अपॉन Na कहीं है, सी इज द राइट आंसर। 1/20 को हम लिख सकते हैं 0.1/2 और Na, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने तो डिजिट्स में निकाल दिया था, उसने कहा कि आप Na की वैल्यू पुट मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट निकालिएगा, तो कोई इश्यू नहीं है, मैंने Na की वैल्यू पुट नहीं की, डायरेक्ट निकाल दिया तो वो आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपके पास एक और क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन। देखिएगा किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई थी 14th क्वेश्चन, वैसे 14th क्वेश्चन है वो मैं पहले सोल्व करवा चुका था, फिर भी देखिएगा जो प्रॉब्लम आई उसके अनुसार देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन Fe 0.93O1। आपको ये बताना है कि Fe 0.93O1 में Fe3 पॉजिटिव आयन की परसेंटेज बतानी कितने परसेंट प्रेजेंट है। मैंने कहा था जब कभी मेटल मतलब कैटाइन अगर एनाइन से क्या हो, कम मात्रा में प्रेजेंट हो, तो कौन सा डिफेक्ट होता है, मेटल डेफिशिएंसी। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तभी टेक्स प्लेस करता है जब कोई चीज किस में एग्जिस्ट करे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। इसका मतलब शो है आयरन की यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है, वेरिएबल, मतलब आयरन +2 भी शो कर रहा है और आयरन क्या शो कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है। चलो मैं मान लेता हूं कि यहां क्या हो रहा है वो देखिएगा। अगर यहां ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो सोच के बताओ आयरन के कितने एटम प्रेजेंट है। आपके सामने 0.93 एटम किसके प्रेजेंट है, यहां पर आयरन के प्रेजेंट है। बेटा अगर 100 एटम प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, तो अगर 100 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है तो आयरन के कितने प्रेजेंट है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, 93 एटम्स किसके हो जाएंगे, आयरन के हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के अगर 100 एटम लेंगे तो आयरन के कितने एटम हो जाएंगे, 93। ओके, आप एक काम कर लीजिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा कि भैया Fe2 पॉजिटिव के कितने एटम है, x है, तो बच किसके एटम जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव के। अब आयरन के एटम है 93 में से x किसके हैं, Fe2 पॉजिटिव के, तो रिमेनिंग 93 में से हमने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये किसके एटम आ जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव के एटम आ जाएंगे। अब सुनिएगा, एक Fe पे चार्ज कितना है, +2, तो x पे कितना होगा भैया 2x प्लस एक Fe पे चार्ज कितना है, +3, इतने पे कितना होगा, इतने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 100 पे चार्ज कितना होगा, -200। भैया कैटाइन प्लस एनाइन का चार्ज जोड़ेंगे तो दोनों का चार्ज कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करके 0 चार्ज शो कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई चार्ज होता ऊपर तो वो चार्ज इक्वल टू कर देते। इसको एक काम कर लो, आप सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। चलो सोल्व करते हैं, तो 2x प्लस या कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, या कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, माइनस कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। सोल्व करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x इक्वल टू 79 आ जाएगा। x की वैल्यू 79 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मतलब ये हुआ कि Fe3 पॉजिटिव आयन कितने हैं भैया, 93 में से मैंने 79 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया 14। इसका मतलब इस सॉलिड के अंदर, इस सॉलिड में Fe2 पॉजिटिव के कितने आयन प्रेजेंट हैं, 79, और Fe3 पॉजिटिव के कितने आयन प्रेजेंट हैं, 14। बट हमसे परसेंटेज में पूछा है कि कितने परसेंट प्रेजेंट है। भैया परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, टोटल Fe के कितने आयन है 93, हमारे पास Fe3 पॉजिटिव कितने हैं 14, और परसेंटेज निकालने में 100 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आप मैच कर लीजिएगा।